अंदाज़े बयां हर चीज़ को नया कर देती है, वरना इस ज़माने में कोई बात नई बात नहीं। जय हिंद दोस्तों, बेस्ट अप्रोचिंग स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आज वर्णमाला पढ़ेंगे और संपूर्ण वर्णमाला एक ही वीडियो में। इससे पहले की वीडियो जो आपकी स्वर पर विभाजन थी, उसके आधार को अलग हमने बांटा, फिर उसको व्यंजन को अलग आपको एक कक्षा बताई गई जिसमें व्यंजन का विभाजन किया गया। आज हम लोग स्वर, व्यंजन और अयोगवाह और उन्हीं के साथ में इन सब के उच्चारण स्थान और इस वर्णमाला में कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जिनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है या कुछ विशेष वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी हम लोग जानेंगे। यानी कि सामान्य परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो या उसके उत्तर इस एक वीडियो के अंतर ही निहित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वर विभाजन में हमने आपको स्वर के आधार कितने बताए थे? 5। अगर आपको विस्तार में जानना है तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जिससे आप चाहे स्वर की क्लास देख सकेंगे या तो व्यंजन और उनके विभाजन की क्लास भी आप विस्तार रूप में देख पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो स्वर हैं आपके, इन स्वरों को हमने बताया आपको कि टोटल कितने आधारों पर बांटा गया, तो 5 आधार कौन कौन से हैं। पहला आधार है उच्चारण का आधार या नासिक्यता का आधार। दूसरा आधार क्या है? मात्रा काल या समय, किसी स्वर के या वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, इसके आधार पर। तीसरा है ओष्ठ के आधार पर, और ओष्ठ का अर्थ क्या है कि किन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। फिर अगला आधार है आपका जिह्वा के आधार पर, और हमने आपको बताया था कि जिह्वा का आधार का अर्थ है जीभ के उठने के आधार पर, जीभ का कौन सा भाग उठता है इसके आधार पर। और फिर 5वां प्रकार है आपका मुखाकृत के आधार पर, और जो मुखाकृत है उसमें मुख के खुलने के आधार पर। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार से स्वरों को बांटा गया था। एक तो है अनुनासिक और दूसरे कौन है? निरनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हम नासिका का प्रयोग करें। निरनुनासिक क्या होगा? जिनके उच्चारण में हम नासिका का प्रयोग ना करें। और हमने आपको बताया था कि अनुनासिक में जो भी आपके स्वर होंगे उनके साथ अगर हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु या बिंदु का प्रयोग कर दें तो वो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। और दूसरी बात हमने आपको बताई थी कि जो भी आपके स्वर होंगे, स्वर हैं कितने? 11। जो भी आपके स्वर होंगे उनमें जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर हैं, शिरोरेखा का अर्थ क्या है? जैसे हमने लिखा छोटी ई, तो ये जो है ऊपर, ये क्या है? ये हो गई शिरोरेखा। अगर किसी स्वर की मात्रा इस शिरोरेखा के ऊपर है तो उसके साथ हम केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे, और यदि उसकी मात्रा इस शिरोरेखा के ऊपर नहीं है तो उसके साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ और एक बात जान लीजिए कि 2 वर्ण हैं। एक तो वर्ण है आपका ई और एक वर्ण है आपका ए। ये 2 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो अपने मूल रूप में अगर रहते हैं तो इनके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, और अगर ये मात्रिक रूप में बदल जाते हैं तो इनका प्रयोग हम केवल बिंदु के साथ करेंगे। जैसे अगर ई को हम इसके मात्रा रूप में बदल दें, ऐसे बदल दें इसको, तो इसके साथ हम केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। या ए को अगर हम इसके मात्रा रूप में बदल दें तब हम इसके साथ केवल बिंदु का प्रयोग करेंगे। वैसे सामान्यतः इसके साथ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे बहु का बहुवचन बहुएं, उसमें जो आपका ए होता है इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी रहती है। तो अनुनासिक के अंतर्गत जो स्वर आएंगे वो क्या होंगे? तो आ हो गया, उसके बाद बड़ा आ हो गया, ई हो गई, उसके बाद बड़ी ई हो गई, ऊ हो गया, बड़ा ऊ,
इसके बाद इनके साथ दोनों के साथ अनुनासिक लगा रहेगा, ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ए और ए, और इसके अलावा ओ, और एक वर्ण और रहेगा आपका, वो कौन सा होगा, औ। इन दोनों के साथ भी क्या रहेगी, बिंदु रहेगी। तो ये आपके कहलाएंगे क्या, अनुस्वार। ये क्या कहलाएंगे, अनुस्वार। फिर निरनुनासिक या अनुनासिक कहलाएंगे। निरनुनासिक में हमने आपको क्या बताया था, अगर इनके साथ हम बिंदु का प्रयोग ना करें तो मूल रूप में जो भी आपके स्वर होंगे 11, वो 11हों स्वर आपके क्या कहलाएंगे, निरनुनासिक। यानी निरनुनासिक के अंतर्गत क्या आएंगे, मूलतः सभी स्वर। मूलतः सभी स्वर किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे निरनुनासिक के अंतर्गत। अब देखिए, इन्हीं के साथ में हमने अनुस्वार और अनुनासिक भी लिख लिया है। क्यों लिख लिया है, अगर केवल बिंदु का प्रयोग होता है तो उसको कहते हैं अनुस्वार। और अनुस्वार हमने आपको बताया था कि व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं। फिर दूसरा है अनुनासिक, जिसको चंद्र बिंदु के रूप में भी संकेत करके लिखा जाता है। और ये किसका व्यवहार करते हैं, तो ये स्वर की भांति व्यवहार करते हैं। इस पर भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर दूसरा आधार है स्वर विभाजन का मात्रा काल का आधार। और इसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। ह्रस्व या लघु स्वर भी इनको कहते हैं, या मूल स्वर। फिर दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो भी आपके स्वर आएंगे वो कौन कौन से होंगे, और ह्रस्व के अंतर्गत कौन होंगे, और प्लुत के अंतर्गत कौन होंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो भी आपके स्वर हैं आ से लेकर ओ तक, इसमें जो आपके छोटे वाले स्वर हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके ह्रस्व या एक मात्रिक या लघु स्वर। कौन कौन से वर्ण होंगे, छोटा आ, दूसरा होगा छोटी ई, और होगा छोटा ऊ, और एक वर्ण होगा आपका कौन सा, रे। ये 4 वर्ण किसके अंतर्गत आएंगे, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त जो भी स्वर बच जाएंगे वो कहाँ आएंगे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत। यानी एक तो बड़ा आ, दूसरा बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ और ए, उसके बाद ए, इसी में आएगा ओ, और एक वर्ण और आएगा, वो कौन सा होगा, औ। फिर हमने आपको बताया था कि दीर्घ को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। और वो 2 भाग कौन से हैं, तो वो 2 भाग हैं, एक तो है आपका मूल दीर्घ, और दूसरा है आपका संयुक्त दीर्घ। मूल दीर्घ और दूसरा आपका कौन सा है, संयुक्त दीर्घ। जिसमें मूल दीर्घ में हमने आपको बताया था कि ये जो ह्रस्व वाले वर्ण हैं, इन्हीं के जो सजातीय वर्ण हैं, बड़े वाले वर्ण हैं, वो किस में आएंगे, मूल दीर्घ में। यानी आ से इसका सजातीय क्या होगा, बड़ा आ। छोटी ई का सजातीय क्या होगा, बड़ी ई। और छोटा ऊ का सजातीय क्या होगा, बड़ा ऊ। चूंकि री का जो दीर्घ रूप होता है वो हिंदी में प्रयोग नहीं होता। तो मूल दीर्घ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया। तो संयुक्त दीर्घ, इसको छोड़ करके जो भी इसमें स्वर बचे वो संयुक्त दीर्घ। यानी कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो वर्ण आएंगे आपके, एक तो आ जाएगा आपका कौन सा, ए, दूसरा ए, तीसरा ओ, और चौथा वर्ण कौन सा है, औ। फिर यहाँ हमने आपको बताया था कि ए जो होता है इसका योग होता है आ और ई से मिलकर। इसका योग किससे होता है, आ का योग अगर ई से कर दिया जाए तो योग होता है और बनता है वर्ण कौन सा, ए। और ये दोनों क्या हैं, अलग अलग जात के वर्ण हैं। अगर इसी ए में इससे पहले हम आ जोड़ दें तो निर्माण किसका होता है, अय का। ठीक इसी प्रकार अगर हम ओ की बात करें तो ओ का निर्माण किससे होता है, अगर हम आ में जोड़ दें क्या, ऊ, तो निर्माण होता है किसका, ओ का। और ये भी अलग अलग जात के वर्ण हैं। चूंकि ये सजातीय नहीं हैं, ये एक ही जात के नहीं हैं, फिर भी इनके योग से एक वर्ण बनता है। तो वो दीर्घ तो है, लेकिन कैसा दीर्घ, मूल दीर्घ नहीं बल्कि कैसा, संयुक्त दीर्घ। तो संयुक्त दीर्घ वर्ण 4 होते हैं, मूल दीर्घ वर्ण
3 होते हैं, लेकिन अगर केवल दीर्घ की बात की जाए तो मूल और संयुक्त दोनों मिल करके यानी कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रकार है आपका प्लुत स्वर। यहाँ आपको बताया गया है कि मूलतः कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता। इसको यानी किसी भी स्वर को अगर जितनी उसको प्राणवायु की आवश्यकता है उससे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ करके दे दी जाए उसको प्राणवायु, तो वो प्लुत में बदल जाता है। और उदाहरण हमने आपको बताया था, जैसे मंत्र का जाप करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ओम। अब इसमें ओ के बाद में और माँ से पहले हम लोग जो अलाप लेते हैं वो क्या होता है? समय के अनुसार थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है? प्लुत। वैसे मूलतः कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता। ये आधार है किसका? मात्रा काल का आधार। अगला आधार है आपका ओष्ठ के आधार पर, और ओष्ठ में भी वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाए, और इसके आधार पर स्वर हैं कितने प्रकार के? 2। एक तो वर्तुल और दूसरे आवर्तुल। वर्तुल को ही वृत्तमुखी भी कहा जाता है और आवर्तुल को आवृत्तमुखी। चूंकि जगह कम है इसलिए हमने दूसरा नाम नहीं लिखा, तो वर्तुल को ही क्या कहते हैं? वृत्तमुखी। आवर्तुल को क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी। जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो। वर्तुल जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल ना हो वो क्या कहलाएंगे? आवर्तुल। और वर्तुल के अंतर्गत जो स्वर आते हैं आपके वो आते हैं, एक तो छोटा ऊ, इसके बाद बड़ा ऊ, इसके बाद ओ, और अगला वर्ण है आपका कौन सा? औ। ये वर्ण क्या कहलाते हैं आपके? वर्तुल या वृत्तमुखी वर्ण। और इनको छोड़ करके इन स्वरों में जो भी बचे आपके वो क्या कहलाएंगे? आवर्तुल। यानी कौन कौन से वर्ण बचे? तो सबसे पहले छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, इसके अलावा री और ए, और फिर अगला वर्ण है आपका ए। ये क्या कहलाएंगे आपके? आवर्तुल वर्ण। तो ओष्ठ के आधार पर भी वर्ण हम लोगों ने जान लिए। अगला है आपका जिह्वा के आधार पर। आपको बताया कि जीभ स्वाद के आधार पर तो 4 भागों में बांटी गई है, लेकिन उच्चारण के आधार पर जीभ को 3 भागों में बांटा गया है। यानी स्वर के उच्चारण में जीभ के 3 भाग काम या प्रयोग होते हैं। अग्र भाग अगर उठेगा तो स्वर कहलाएंगे अग्र स्वर, अगर मध्य भाग उठेगा तो स्वर कहलाएंगे मध्य स्वर, और अगर पश्च वाला भाग उठेगा तो स्वर कहलाएंगे पश्च स्वर। आपको हमने याद करने का तरीका बताया था, आ ओ उल्लू के पीछे पीछे, आ को छोड़ो मध्य में। तो आ कहाँ छूटा? मध्य में, तो मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आएगा? छोटा आ। फिर बताया था आ ओ उल्लू के पीछे पीछे। आ का अर्थ है बड़ा आ, और पीछे पीछे का अर्थ क्या है? पश्च। तो एक तो हो गया आपका बड़ा आ। इसके अलावा आ ओ उल्लू, तो ओ से ओ और औ, और उल्लू यानी छोटा ऊ से छोटा ऊ, और दूसरा वर्ण कौन सा? बड़ा ऊ। तो आ, इसके अलावा छोटा ऊ, इसके अलावा बड़ा ऊ, और कौन सा वर्ण रहेगा? ओ, और अगला वर्ण रहेगा आपका कौन सा? औ। ये आपके वर्ण कहलाएंगे क्या? पश्च स्वर। तो मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब इनको छोड़ करके जो भी स्वर बचे आपके वो क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। और अग्र के अंतर्गत आपके जो स्वर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? छोटी ई, इसके अलावा बड़ी ई, इसके अलावा आपका री, और इसके अलावा ए और ऐ। ये क्या कहलाएंगे? आपके अग्र स्वर। तो जिह्वा के आधार पर भी या जिह्वा के उठने के आधार पर भी स्वरों का विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या है? मुखाकृत या मुख के खुलने के आधार पर किसी स्वर के उच्चारण में मुख का कितना भाग खुलेगा वो है मुखाकृत का आधार। संवृत जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुले। अर्ध संवृत जिनके उच्चारण में मुख संवृत से ज़्यादा लेकिन विवृत से क्या खुले? कम खुले। और तीसरा है आपका अर्ध विवृत।
अर्धविव्रत क्या होगा? जिनमें मुख अर्ध संवृत से ज़्यादा लेकिन विव्रत से कम खुले। और विव्रत क्या होंगे? जिनमें मुख सबसे ज़्यादा खुले। तो जो सबसे ज़्यादा खुलने वाला मुख होता है वर्ण, वो होता है बड़ा आ। जैसे यहाँ जीवा के आधार पर मध्य में एकमात्र स्वर है कौन सा? छोटा आ। वैसे ही मुखाकृत के आधार पर एकमात्र स्वर विव्रत के अंतर्गत आएगा और वो कौन सा होगा? बड़ा आ। तो विव्रत के अंतर्गत हम लोग स्वर लिख लेंगे और वो आएगा कौन सा? बड़ा आ। फिर इससे छोटे वाले पे आएंगे और वो कहाँ चला आएगा? अर्ध विव्रत में। यानी अर्ध विव्रत के अंतर्गत जो स्वर आते हैं उसमें आएगा आपका आ। इसके अलावा आएगा आपके वृद्धि स्वर अय और औ, अय और औ। अब इनसे भी जो छोटे होंगे वो किस में आएंगे? अर्ध संवृत में। यानी अर्ध संवृत के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो आएंगे ए, और दूसरा वर्ण कौन सा होगा? ओ। ए और दूसरा वर्ण कौन सा है? ओ। अब इन स्वरों को छोड़ करके जो भी स्वर आपके बचे वो कहाँ चले आएंगे? आपके संवृत में। और संवृत के अंतर्गत जो स्वर आएंगे वो होंगे ई, इसके अलावा बड़ी ई, इसके अलावा आपके हो जाएंगे ई, बड़ी ई, और आ जाएगा आपका री, इसके अलावा छोटा ऊ, और दूसरा वर्ण हो जाएगा आपका कौन सा? बड़ा ऊ। ये आधार किसका है? मुखाकृत या मुख के खुलने के आधार पर। तो स्वर में आपको टोटल ये 5 विभाजन बताए गए थे। पांचों विभाजन के स्वर किस आधारों पर बांटे गए हैं हमने आपको बता दिए। अब चर्चा कर लेते हैं अयोग वाह। अयोग वाह को हमने बताया था, इसमें 2 वर्ण हैं। एक तो है आपका आ, दूसरा है आपका योग, और तीसरा है आपका वाह। आ का अर्थ क्या होता है? अगर छोटा आ उपसर्ग के रूप में प्रयोग हो तो इसका अर्थ होता है नहीं, यानी आ का अर्थ हो गया नहीं। योग का अर्थ है जुड़ना या योग होना। वाह का अर्थ क्या है? वहन करना या चलना। यानी वे वर्ण जो ना तो स्वर के साथ जुड़ते हैं ना तो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, लेकिन दोनों के साथ साथ वहन करते हैं, क्या कहलाते हैं? अयोग वाह। और अयोग वाह को नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है, और ये नाम किशोरी दास वाजपेयी जी ने दिया। तो अयोग वाह को क्या कहते हैं? नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। दूसरा, अयोग वाह को 2 आधारों पर बांटा गया है। एक है अनुस्वार और दूसरा क्या है? विसर्ग। अनुस्वार को हम लोग इस संकेत में लिखते हैं, या इसको लिख देते हैं हम लोग छोटा आ और उसके ऊपर एक अनुस्वार, इसको क्या कह देते हैं? अनुस्वार। और विसर्ग को हम लोग क्या लिखते हैं? तो 2 बिंदुओं रूप में हम लोग लिखते हैं विसर्ग। तो ये आपको संकेत करता है किसका? विसर्ग का। तो ये अनुस्वार हो गया, ये क्या हो गया? विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग हो, वो अनुनासिक। और नासिका का प्रयोग हो लेकिन अल्प रूप में, या नासिका का पश्च भाग प्रयोग हो, तो वो कहलाता है अनुस्वार। अनुस्वार व्यंजन की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि जो अनुनासिक होते हैं वो स्वर की भांति व्यवहार करते हैं। तो अयोग वाह भी आप लोगों ने जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के आधार। इधर स्वर की संख्या तो आपको दिख रहा है कि कम है, लेकिन जो इनके बांटने के आधार हैं वो क्या हैं? ज़्यादा है। इनकी अपेक्षा व्यंजनों की संख्या क्या है? कम है। व्यंजनों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। लेकिन जो विभाजन के आधार हैं वो क्या है? कम है। यानी इसका जो केवल एक मात्रा काल का आधार है उसका ही बराबर लगभग व्यंजन के कुल मिलाकर आधार हैं। तो हम अब जानेंगे क्या? व्यंजन के आधार। व्यंजन क्या होंगे? जिनके उच्चारण में जो ध्वनि है वो मुख में संघर्ष के उपरांत बाहर निकले, वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। दूसरा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। बल्कि जबकि इसके विपरीत जिन स्वरों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण या जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना मुख में संघर्ष के उपरांत
या स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर। तो अब हम लोग विभाजन करेंगे किसका? व्यंजन का। और व्यंजनों को टोटल 4 आधारों पर विभाजित किया गया है। एक है वर्गीय या स्पर्श या उदित व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ या ईषत् स्पर्श वर्ण। शब्दों पर ध्यान देंगे, यहाँ है स्पर्श और यहाँ कौन सा है? स्पर्श वर्ण। तीसरा है आपका ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण, और चौथा है आपका संयुक्त या मिश्रित व्यंजन या वर्ण। जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो आपके टोटल 25 होते हैं, का से लेकर कहाँ तक? मां तक। आपको जब व्यंजन के विभाजन बताए गए हैं तो वहाँ आपको बताया गया है कि वर्गीय व्यंजन को वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है और कौन कौन से वर्ण, यानी कुल मिलाकर 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टोटल 25 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? वर्गीय या स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। और का से लेकर मां तक होते हैं, जिसमें आपके 5 वर्ग, एक तो होता है आपका का वर्ग, दूसरा होता है आपका चा वर्ग, और तीसरा आपका होता है टा वर्ग, टा वर्ग, और एक होता है आपका ता वर्ग, ता वर्ग, और 5वां है आपका पा वर्ग। ये क्या कहलाते हैं? आपके वर्गीय या स्पर्श वर्ण, का से लेकर मां तक। फिर अगला विभाजन है अंतस्थ या ईषत् स्पर्श वर्ण। तो अंतस्थ या ईषत् स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो होता है या, दूसरा होता है रा, तीसरा होता है ला, और चौथा होता है आपका वा। और आपको साथ ही में जान लेना है कि अगर ये हल रहेगा तो ये मूल व्यंजन है, और अगर ये हलंत नहीं रहेगा तो ये क्या होगा? वर्ण भी कहा जा सकता है। दूसरा हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें व्यंजन में हलंत क्यों लगाते हैं। तो आपको हमने बताया था कि वर्णमाला में स्वरों को क्या कहा जाता है? तो जो आपका सूत्र होता है, और सूत्र कौन सा? तो हमने आपको बताया था कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिसके अनुसार समस्त स्वरों के प्रत्याहार को कहा जाता है अच, और चा में नीचे क्या रहेगा? हलंत। जबकि संपूर्ण व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल। इसीलिए व्यंजनों के नीचे क्या लगाया जाता है? हलंत। और संपूर्ण वर्णमाला को क्या कहते हैं? तो संपूर्ण वर्णमाला को कहा जाता है अल। देखिए लिखे देते हैं, स्वर को क्या कहा जाता है? तो स्वरों को कहा जाता है आपका, स्वरों को कहा जाता है अच। ये क्या है? प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र के अनुसार। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो व्यंजनों को कहा जाता है हल। व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल। और इसीलिए जो आपका वर्णमाला होता है उसमें इस पहले वाले वर्ण के साथ आ है और दूसरे वाले वर्ण के साथ ला है, इसीलिए वर्णमाला को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला को कह दिया जाता है अल। वर्णमाला को कह दिया जाता है क्या? अल। तो इसलिए वर्णमाला में भी आपको याद रखना है कि संपूर्ण वर्णमाला को माहेश्वर सूत्र के अनुसार अल कहा जाता है। खैर, तीसरा विभाजन का आधार क्या है? ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अंदर से ऊष्मित होकर, गर्म होकर निकले। गर्म का अर्थ है बहुत गर्म नहीं, गर्म का अर्थ है थोड़ा ऊष्मित होकर, तो वो कहलाएंगे आपके ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण। और ये भी 4 होते हैं। इसमें 4 वर्ण शा, फिर सा, उसके बाद फिर से आएगा आपका शा, और अगला वर्ण है आपका हा। ये 4 वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण। अगला है विभाजन आपका संयुक्त या मिश्रित वर्ण। तो संयुक्त या मिश्रित वर्ण क्या होंगे? ये भी आपके 4 हैं। एक तो है आपका छा, दूसरा है आपका त्रा, तीसरा है आपका जा, और चौथा है आपका स्रा। हमने आपको बताया था छा का निर्माण का और सा से योग होकर के होता है। किसका निर्माण? छा का निर्माण। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन ही वो कहलाते हैं जो अलग अलग प्रकार के 2 वर्णों से मिलकर बने।
तो छा का निर्माण का के साथ मूर्धन्य सा के योग से होता है, जबकि जो त्रा होता है इसका निर्माण ता के साथ रा के योग के साथ होता है। यदि ता के साथ रा जुड़ जाए तो शब्द क्या बनेगा आपका? त्रा। इसके साथ ही जान लें तो ज्या का जो निर्माण होता है वो होता है ज्या के साथ अगर इसी का पंचमाक्षर जुड़ जाए, इया जिसको कहते हैं, तो ये वर्ण बनाएगा आपका कौन सा? ज्या। जबकि स्रा को अगर हम निर्माणित करें तो स्रा का निर्माण होता है सा के साथ अगर प्रयोग कर दें क्या? रा। और ये सा कौन सा रहेगा आपका? तालव्य सा। तो यहाँ याद रखेंगे कि छा में मूर्धन्य सा होता है, जबकि जो आपका स्रा है इसमें सा कौन सा होता है? तालव्य सा। तो ये आपके कुल व्यंजनों के आधार हो गए और हम लोगों ने जान लिया कि व्यंजनों को चार आधार पर बांटा गया और कौन कौन से व्यंजन किस आधार पर हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण, और उच्चारण स्वर और व्यंजन यानी संपूर्ण वर्णमाला का उच्चारण स्थान हम लोग एक ही साथ में पढ़ लेंगे। तो देखिए, उच्चारण को दो आधार पर बांटा गया। एक है प्रयास या प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है वही क्या होता है? प्रयत्न। दूसरा है स्थान के आधार पर कि किसी वर्ण के उच्चारण में आप जो आपके अंग हैं, जो आपके उच्चारण के अंग हैं, उनमें से कौन सा अंग प्रतिभाग कर रहा है या भाग ले रहा है। फिर प्रयत्न का जो आधार है उसको फिर से दो आधारों पर बांट दिया गया कि जो प्रयत्न किया जाएगा उसमें अगर अनुनाद हो रहा है तो वो घोषत्व के आधार पर आएगा, और उसमें कितनी प्राणवायु की आवश्यकता है, फेफड़ों से ऊपर निकलने वाली वायु की आवश्यकता है, उसके आधार पर जब बांटा तो वो कहलाया आपका प्राणत्व का आधार। फिर इन दोनों भागों को फिर से डिवाइड कर दिया गया। घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के वर्ण, एक तो अघोष और दूसरे वर्ण सघोष। घोषत्व का आधार का अर्थ है गले में उत्पन्न होने वाला कंपन। अगर वर्णों के उच्चारण में कंपन हो तो वो क्या कहलाएंगे? अघोष। और अगर वो कंपन गले में ना हो रहा हो तो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे सघोष। जबकि जब प्राणवायु की आवश्यकता की बात होती है तब आधार बदल जाता है और वो कहलाता है आपका प्राणत्व का आधार। और अगर किन्हीं वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता हो रही है तो वो कहलाएगा आपका अल्प प्राण। और अगर वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राण की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा आवश्यकता हो रही है तो वो कहलाएगा महाप्राण। अब चारों आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। हमने आपको बताया था कि इसी क्रम में आपको याद रखना है अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। अब देखिए याद करने का तरीका। अघोष में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले विभाजन कर लेते हैं किसका? स्वरों का। और स्वर के संबंध में यदि उच्चारण स्थान वो भी प्रयत्न के आधार पर बात की जाए तो आपको याद रखना है कि एक ट्रिकी रूप में याद रख सकते हैं कि आपके स्वर सदैव कहाँ रहते हैं? बीच में। ये तो है ट्रिकी माध्यम। दूसरा जो आपके स्वर के संबंध में कथन है वो है कि सभी स्वर सघोष या घोष तथा अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। या जो हमने आपको बताया ट्रिकी रूप में क्या कि स्वर हमेशा कहाँ रहते हैं? बीच में। और अगर इन चार आधारों की बात करें तो एक नीचे से हटा दीजिए, एक ऊपर से हटा दीजिए, मध्य में केवल दो चीज़ें बची, एक तो सघोष और दूसरा कौन सा? अल्प प्राण। तो इसी में आ जाएंगे आपके सभी स्वर। तो सघोष में क्या आएंगे? आपके सभी स्वर। और अल्प प्राण में भी आ जाएंगे कौन से स्वर? सभी स्वर। ये तो हो गई बात किसकी? स्वर की। अब बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन चार आधार पर बांटे गए हैं। पहला आधार है आपका वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। अगर वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों को बांटना हो तो हमने आपको बताया था आपको एक क्रम याद रखना है, 1 2, उसके बाद 3 4 5, फिर चूंकि अब तक लगातार था तो अब
एक छोड़ करके अल्टरनेट पर 1 2 फिर 3 4 5, उसके बाद 1 फिर छूटेगा, 3 फिर छूटेगा, 5 और उसके बाद जो छूटे हैं 2 और 4, यानी 1 2 3 4 5, 1 3 5 और 2 और 4, और ये हैं कौन से? तो वर्गीय व्यंजन के वर्ण, यानी अघोष के अंतर्गत वर्गीय व्यंजन के कौन से वर्ण आएंगे? तो वर्गीय व्यंजन के आएंगे आपके पहले और दूसरे वर्ण, पहले कामा दूसरे वर्ण। जबकि सघोष में क्या आएंगे? तो सघोष में आएंगे वर्गीय व्यंजन के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण। अल्प प्राण में कौन आएंगे? तो वर्गीय व्यंजन के ये क्रम में चल रहे थे, पहले दूसरे फिर तीसरे चौथे पांचवें, अब क्या होगा? एक छोड़ करके। तो अल्प प्राण में वर्गीय व्यंजन के आएंगे पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण। तो यहाँ आएंगे वर्गीय व्यंजन के कौन से वर्ण? पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण आ जाएंगे कहाँ? अल्प प्राण के अंतर्गत। और महाप्राण में तो जो बच गए पहले, तीसरे, पांचवें यहाँ हो गए, तो बचे कौन से? दूसरे और चौथे। तो महाप्राण में हो जाएंगे आपके वर्गीय व्यंजन के कौन से वर्ण? दूसरे कामा चौथे वर्ण। ये तो हो गए आपके वर्गीय या स्पर्श व्यंजन। अब बचे अंतस्थ। तो अंतस्थ में आपको याद रखना है, जैसे स्वर आपके कहाँ रहते हैं? सदैव बीच में, वैसे ही अंतस्थ भी आपके रहते हैं कहाँ? बीच में। अच्छा, क्यों रहते हैं? ये भी उदाहरण जान लीजिए, क्योंकि किशोरीदास वाजपेयी ने तो केवल माना है कि 2 स्वर, एक तो या और दूसरा कौन सा? वा। ये क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। जबकि भोलानाथ तिवारी के एक भाई हैं, अब नाम तो उनका याद नहीं आ रहा है, उनका कथन है कि ये चारों स्वर यानी जो भी अंतस्थ वर्ण हैं, या, रा, ला, वा, ये चारों स्वर ही क्या हैं? अर्ध स्वर हैं। तो इस आधार पर भी आप याद रख सकते हैं कि अर्ध स्वर किसके साथ में रहेंगे? स्वर के साथ में। या अंतस्थ वर्ण भी कहाँ रहते हैं? बीच में। यानी बीच में कहाँ? तो एक तो सघोष होंगे, दूसरे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। तो यहाँ आ जाएंगे आपके कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। और यहाँ भी आ जाएंगे आपके कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अब देखिए, चूंकि बीच में आ गए आपके अंतस्थ वर्ण, तो जो आपका एक विभाजन बच गया कौन सा? ऊष्म या ऊष्म संघर्षी, ये कहाँ चला जाएगा? तो ये जाएगा ऊपर और नीचे। और ऊष्म संघर्षी में आएंगे कौन कौन से वर्ण? सा, शा, शा, हा। तो ये चले जाएंगे ऊपर। लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो एक साथी इनका जो हा होगा वो साथ छोड़ देगा, और जब ये नीचे आएंगे तो ये फिर अपने साथी को लेकर के कहाँ चले आएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर जब रहेंगे तब तो केवल 3 वर्ण रहेंगे, एक तो सा, दूसरा रहेगा शा, और तीसरा रहेगा आपका कौन सा? शा। सा, शा और तीसरा रहेगा आपका शा। अब चूंकि इनके साथ हा शामिल नहीं है तो वो कहाँ चला आएगा? सघोष में। तो सघोष में इसके अलावा एक वर्ण और भी होता है, और वो कौन सा होता है? हा। और फिर जब ये नीचे आएंगे तो अब ये फिर से इसके साथ शामिल हो जाएंगे, और ये वर्ण कहलाएंगे आपके ऊष्म। और ऊष्म का अर्थ है फिर से चारों वर्ण सा और शा और सा और इसके अलावा हा, ये वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके महाप्राण। तो अब याद रखिएगा, अगर प्राणत्व या प्रयत्न के आधार पर बांटना हो तो 4 प्रकार से बटेंगे: अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। स्वर सदैव बीच में रहेंगे, यानी स्वर क्या होंगे? सघोष होंगे और क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा वर्गीय व्यंजन के पहले दूसरे वर्ण अघोष, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण सघोष, पहले तीसरे पांचवें वर्ण अल्प प्राण, दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण। फिर
चूंकि बीच में अंतस्थ वर्ण भी आएंगे तो अंतस्थ वर्ण क्या होंगे, यानी या, रा, ला, वा, और ये होंगे क्या, तो सघोष होंगे और अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा जो आपके बच गए ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण में सा, सा ये क्या होंगे, सबसे ऊपर सबसे नीचे, यानी सा ये क्या होंगे, अघोष होंगे और महाप्राण होंगे। इसके अलावा हा जो आपका है वो सघोष होगा और क्या होगा, महाप्राण होगा। तो ये आपको याद रखना है, किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर स्वर या वर्ण। अब बात करते हैं किसकी, स्थान की। स्थान जो आपके सामने लिखे हैं, तो सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे। एक तो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और एक है नासिक। फिर अगर कंठ और तालु को मिला दिया जाए तो जो स्थान बनता है वो है कंठ तालु, और अगर कंठ के साथ ओष्ठ को मिला दिया जाए तब ये स्थान बनता है कंठोष्ठ, और अगर दंत के साथ ओष्ठ मिला दिया जाए तब ये बनता है आपका दंतोष्ठ। इन दोनों में गुण स्वर संधि है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, जो मिले भी वो एक साथ, तो दोनों मिले तो कंठ तालु, फिर सबसे ऊपर सबसे नीचे के मिले तो कंठोष्ठ, फिर दोनों सबसे नीचे के मिले तो कौन सा बना, दंतोष्ठ। खैर, जानते हैं इनके उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले स्वर आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि कंठ के अंतर्गत सबसे पहले स्वर कौन सा आता है, छोटा आ, बड़ा आ। तो कंठ के अंतर्गत स्वर आ जाएंगे आपके कौन सा, छोटा आ। इसके अलावा वर्ण कौन सा होगा आपका, बड़ा आ। फिर कंठ के बाद आता है तालु, तो छोटा आ, बड़ा आ के बाद आता है छोटी ई, बड़ी ई। तो तालु के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो हो जाएगा छोटी ई। इसके अलावा वर्ण हो जाएगा कौन सा, बड़ी ई। फिर बात करें हम काहे की, मूर्धा की। तो मूर्धा में आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ नहीं आता। छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ आएगा, वो आपका ओष्ठ के आधार पर बांटा जाता है, इसलिए कहाँ आएगा, ओष्ठ से उच्चारित होगा। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ कहाँ चले आते हैं आपके, तो ये चला जाते हैं आपके ओष्ठ के अंतर्गत, छोटा ऊ बड़ा ऊ। फिर अगर इनके आगे बढ़ें तो वर्ण कौन सा आता है आपका, री। और री का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। दंती से उच्चारित होने वाला कोई स्वर है नहीं। संस्कृत का एक वर्ण होता है री, जो कि उच्चारण होता है किससे, दंत से। अब देखिए स्वरों में ये तो स्वर हो गए, अब आपके 8 स्वर बचे, 8 नहीं सॉरी 4 स्वर बचे, ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 वर्ण बचे जिनके उच्चारण स्थान आपको बताना है। अब देखिए, चूंकि स्वर कौन कौन से बचे, एक तो बचा आपका ए, एक बचा आपका ऐ, दूसरा बचा आपका ओ, और बचा आपका औ। ये वर्ण बचे। हमने आपको बताया ए का निर्माण किससे होता है, आ के साथ ई के योग से। ओ का निर्माण किससे होता है, आ के साथ ऊ के योग से। आपको यह भी बताया गया है कि ए और ओ क्या कहलाते हैं, गुण स्वर, जबकि ऐ और औ ये क्या कहलाते हैं, वृद्धि स्वर। आ और ई, अब देखिए आ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से। ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से। तो ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, दोनों जगह से मिल करके, इसीलिए ये लिखा है क्या, कंठ ताल। तो कंठ तालु से उच्चारित होने वाले 2 वर्ण कौन से होंगे, एक तो होगा आपका ए और दूसरा वर्ण कौन सा होगा आपका ऐ। कहाँ से उच्चारित होंगे ये, कंठ तालु से। दूसरा देखिए ओ और औ, तो ओ का उच्चारण स्थान आ और आ का उच्चारण स्थान कंठ। ओ के बाद इसका दूसरा वर्ण कौन सा है, छोटा ओ, और इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, ओष्ठ से। तो इसलिए कंठ और ओष्ठ मिलेंगे तो शब्द क्या बनेगा, कंठोष्ठ। और इसके अंतर्गत वर्ण आएंगे आपके कौन से, एक तो ओ और दूसरा वर्ण आपका आएगा कौन सा, औ। तो ए और ऐ इनके उच्चारण स्थान कंठताल से, ओ और औ
इनके उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ से। दंतोष्ठ की बात हम लोग आगे करेंगे। अब जानते हैं स्वरों का तो उच्चारण स्थान हो गए। अब जानेंगे व्यंजनों के उच्चारण स्थान। अब देखिए, आपको पता है वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं, का, चा, टा, ता, पा। जिस क्रम में ये लिखे हैं इसी क्रम में आपको वर्गों के नाम लिख देने हैं। यानी कंठ से उच्चारित होगा कौन सा? का वर्ग, तो कंठ से उच्चारित होगा का वर्ग। तो फिर तालु से उच्चारित होगा कौन सा वर्ण? तो चा वर्ग उच्चारित होगा किससे? आपका तालु से। फिर मूर्धा से तो का चा मूर्धा से आएगा आपका टा वर्ग। और दंती से आएगा कौन सा वर्ग? तो का चा टा दंती से आएगा ता वर्ग, ता वर्ग। और ओष्ठ से आएगा पा वर्ग। कौन सा वर्ग? पा वर्ग। कंठ से का वर्ग, तालु से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग, ओष्ठ से पा वर्ग। वर्ग का अर्थ है कि इनके पीछे आने वाले जो भी साथी इनके हैं उनका भी उच्चारण स्थान इसी स्थान से होगा। यानी चा वर्ग का अर्थ है चा, छा, जा, झा, ञा। इन 5 वर्गों का उच्चारण स्थान किससे होगा? मूर्धा से। इसी प्रकार का वर्ग में भी रहेगा और इनके साथी वर्ग में भी रहेगा। तो वर्गीय व्यंजन भी आपके क्या हुए? इनके भी उच्चारण स्थान हो गए। अब 8 वर्ण आपके सामने बचे। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इसके अलावा सा, सा, हा। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको लिख लेना है या, रा, ला, वा। उसके बाद लिखना है आपको शा, शा, सा और हा। फिर हमने आपको बताया था कि ये नीचे वाले 2 वर्ण क्या करिए, इनको अभी हटा दीजिए। अब बचे कितने? 1 2 3। फिर यहाँ आपको बताया 1 2 3 4 5। यहाँ 5 हैं, वहाँ 3 हैं। तो हमने आपको बताया कि इसमें से एक ऊपर वाला हटा दीजिए यानी कंठ, नीचे वाला ओष्ठ हटा दीजिए यानी ओष्ठ। अब बचे 3 तालु, मूर्धा, दंती। इन वर्णों को ला करके इन्हीं के साथ लिख दीजिए, इनके उच्चारण स्थान हो जाएंगे। तालु के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? या। इसके अलावा मूर्धा के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? रा। और इसके अलावा दंत के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा आपका? तो वर्ण आएगा आपका ला। ऐसे ही जो आपका तालु होगा इसके साथ आएगा शा, और इसके साथ आएगा मूर्धन्य सा, और इसके साथ आएगा आपका दंती सा। तो अब वर्ण कितने बचे? 2। एक वर्ण जो है आपका हा और एक वर्ण बचा कौन सा? वा। वा का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ, इन दोनों से मिलकर। तो हमने यहाँ लिख दिया है दंतोष्ठ, और इससे उच्चारण स्थान होता है किसका? वा का। तो दंतोष्ठ से उच्चारण स्थान किसका हुआ? वा का। अब एक स्वर बचा आपका कौन सा? हा। अब देखिए ट्रिक याद रखना है आपको। ट्रिक क्या है? यहाँ जो आपका लिखा हुआ है कौन सा? विसर्ग। विसर्ग को अगर हम लोग पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? आहा। क्या पढ़ते हैं इसको? आहा। यही तो पढ़ते हैं आहा। अब देखिए पहला वर्ण है इसमें आ, दूसरा वर्ण है आपका आहा, और पढ़ते किसको हैं? विसर्ग को। इन तीनों का ही उच्चारण किससे होता है? कंठ से। तो आह में छोटा आ तो लिख चुके हैं, हा आपको लिखना है, और विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? कंठ से। यानी कंठ में एक तो आ जाएगा आपका विसर्ग, और दूसरा एक वर्ण आ जाएगा आपका कौन सा? हा। तो ये वर्ण भी आपके हो गए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। इसके अलावा आपके 1-2 वर्ण बचे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे अगर मूर्धा में बात करें तो जो आपके 2 वर्ण होते हैं जो कि डा और ढा से मिलते हैं, एक तो अड़ा और दूसरा है आपका ढ़ा, इनके उच्चारण स्थान माना जाता है मूर्धा। तो अगर कभी पूछ लिया जाए ड़ा और ढ़ा इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो आपको उत्तर बताना है कौन सा? मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य।
तो दूसरा ये एक बचा आपका कौन सा, नासिक्य। नासिक्य क्या होते हैं, जो आपके पंचमाक्षर होते हैं। जैसे यहाँ विसर्ग आपका आया कहाँ, कंठ में, वैसे ही अनुस्वार या अनुनासिक ये कहाँ आ जाएंगे आपके, नासिक्य में। और अनुस्वार या अनुनासिक बनते कहाँ हैं, तो बनते किससे हैं, पंचमाक्षर से। इसीलिए आपको बताया जाता है कि जो भी वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर यानी का वर्ग का अंगा, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का अड़ा, ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा, इया उआ अड़ा ना मा, ये वर्ण कहलाते हैं ना पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण। और इनके उच्चारण भी कहाँ से होते हैं, नासिका से। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है ये कि यदि पंचमाक्षर अपने वर्ग के साथ पूछा जाएगा तो उसका उच्चारण स्थान उसका वर्ग के हिसाब से होगा। यानी अगर का खा के साथ पंचमाक्षर उसका आया है तो उच्चारण स्थान उसका का वर्ग के आधार पर होगा। लेकिन यदि अगर कोई पंचमाक्षर अपने इंडिविजुअल रूप में पूछा जाता है, अलग से पूछा जाता है कि ना का उच्चारण स्थान होगा, तो फिर क्या होगा, नासिक्य। तो नासिक्य से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं आपके, एक तो है आपका इया, उसके बाद है आपका उआ, उसके बाद है ड़ा, उसके बाद है ना, और अगला वर्ण है आपका कौन सा, मा। तो टोटल वर्ण आपके इया उआ अड़ा ना मा, और मा भी में क्या रहेगा, हलंत रहेगा। तो ये हो गया उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान, स्वर और व्यंजन यानी संपूर्ण वर्णमाला का। तो स्वर भी पढ़ लिए, व्यंजन भी पढ़ लिए, उसका भी उच्चारण स्थान पढ़ लिया। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसी वर्णमाला में कुछ आपके स्वर हैं जिनके विशेष नाम हैं या तो उनको विशेष जगह से लिया गया है। जैसे अगर स्वर के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करें तो एक वर्ण है आपका जिसको ऑस्कर वाला अ भी कह सकते हैं। जैसे ऑस्कर से पहले जो वर्ण लिखा होता है अ, ये वास्तव में अंग्रेजी शब्द का प्रोनाउंसिएशन है और इसको कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं इसको, आगत स्वर। दूसरा याद रखेंगे, आगत स्वर तो इसको कहते हैं, लेकिन अगर कहा जाए आगत व्यंजन या आगत वर्ण तो उसके अंतर्गत आपके फारसी वर्ण भी आ जाते हैं। यानी कहे जाए आगत वर्ण तो इसके अंतर्गत आपके जो भी होंगे आपके, एक तो का, दूसरा है आपका खा, तीसरा है आपका गा, और है आपका जा, और है आपका फा। और अड़ा और उढ़ा ये दो भी आगत वर्ण के अंतर्गत मान लिए जाते हैं, क्योंकि मूल वर्णमाला में ये दोनों वर्ण नहीं थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आगत वर्ण। ये जो वर्ण हैं इनका प्रयोग सबसे पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था फारसी वर्णों का, और ये भी हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो इनको भी चूंकि फारसी भाषा से लिया गया है तो इनको क्या कह दिया जाता है, आगत वर्ण। अगर प्रश्न पूछा जाए न्यूनतम आगत ध्वनि, तो ध्वनि चूंकि स्वर की पहली होती है तो स्वर है आपका कौन सा, अ, तो इसलिए न्यूनतम आगत स्वर या न्यूनतम आगत ध्वनि पूछी जाए तो आपका होगा आ। लेकिन अगर आगत वर्ण पूछे जाएं तो होंगे आपके ये फारसी वाले वर्ण। ये तो बात हो गई किसकी, स्वर की। फिर बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत जो दूसरा वर्ग है आपका चा वर्ग, इस चा वर्ग के से अगर हम पंचमाक्षर को हटा दें तो चार वर्ण बचे, चा, छा, जा, झा। कौन से वर्ण, एक तो वर्ण बचा आपका चा, दूसरा बचा छा, तीसरा बचा जा, और चौथा बचा आपका कौन सा वर्ण, झा। इन चारों वर्णों को चूंकि ये आएंगे किसके अंतर्गत, तो आएंगे स्पर्शी या वर्गीय अंतर के अंतर्गत। लेकिन चूंकि ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्पर्श तो होता है लेकिन थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए इनको कहा जाता है स्पर्श संघर्षी। क्या कहा जाता है इनको, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी वर्ण या व्यंजन। जबकि ऊष्म संघर्षी, जबकि ऊष्म या
ऊष्म संघर्षी, ऊष्म या ऊष्म संघर्षी वर्ण किनको कहा जाता है? ये होते हैं आपके शा, शा, शा और हा। देखिए, अगर पूछा जाए स्पर्श संघर्षी तो होंगे चा, छा, जा, झा। अगर कहा जाए ऊष्म वर्ण या ऊष्म संघर्षी वर्ण या केवल संघर्षी वर्ण कहा जाए तब भी उत्तर आपका क्या होगा? सा, 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 हा। ये हो गए आपके। अब और आगे बढ़ते हैं तो फिर दो वर्ण आते हैं आपके टा वर्ग के अंतर्गत। यही दो वर्ण, एक तो ड़ा और दूसरा कौन सा है? ढ़ा। एक तो ड़ा और दूसरा वर्ण कौन सा है आपका? तो दूसरा वर्ण है ढ़ा। इन दोनों वर्णों को कहा जाता है उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़नजात वर्ण। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण या द्विगुण, द्विगुण या ताड़नजात वर्ण, ताड़नजात वर्ण आगत के अंतर्गत तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा इनका विशेष नाम क्या है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या है? जो ऊपर की ओर फेंका जाए। द्विगुण का अर्थ है कि दो प्रकार के गुण रखते हों। और ताड़नजात का अर्थ क्या है? कि ताल में जा करके ये जात यानी कि जोर लगाते हों, यानी कि ऊपर की ओर जबान को फेंकते हों। तो ये कहलाते हैं आपके उत्क्षिप्त, द्विगुण या ताड़नजात वर्ण। तो अब टा वर्ग हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ता वर्ग में। तो ता, था, दा, धा, ना। इसमें वर्ण आपके आते हैं, देखिए एक वर्ण होते हैं आपके ना, रा, ला और सा। ना, रा, ला, सा। इन चारों वर्णों को कहते हैं वर्त्स्य वर्ण। कौन से वर्ण? वर्त्स्य वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिसमें थोड़ा जो आपको संघर्ष है वो ज़्यादा करना पड़े, उसको कहते हैं वर्त्स्य वर्ण। ना, रा, ला, सा चारों वर्ण ही क्या कहलाते हैं? वर्त्स्य वर्ण। तो ये भी वर्ण आपके हो गए। इसके अलावा जब हम लोग आते हैं और नीचे तो प्रकार आता है अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्ण में दो वर्ण हैं आपके, एक तो या और दूसरा कौन सा है? वाह। तो एक वर्ण लिखिए, हो गया या, और दूसरा वर्ण कौन सा है? वाह। इन दोनों को कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर भी इनको कहते हैं और अल्प संघर्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प संघर्षी वर्ण। ऊष्म संघर्षी कहते हैं सा, 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 हा को, लेकिन अल्प संघर्षी कहते हैं किसको? या और वा को, जिनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपके अन्य चार वर्ण हैं, एक तो वर्ण है आपका रा। कौन सा वर्ण? रा। अगर रा को अलग से पूछ लिया जाए तो इसको कहते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण। लुंठित या प्रकंपित वर्ण। चूंकि इसके उच्चारण करने पर, रा का उच्चारण करने पर जो आपकी जीवा होती है वो लुंठा यानी कि लिपट जाती है और बाहर की ओर एकदम से झटका लेती है, इसीलिए इसको कहते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण। एक वर्ण है आपका ला। कौन सा वर्ण है आपका? वर्ण है ला। इस ला को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। कैसा वर्ण? पार्श्विक वर्ण। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में वायु जीवा के इधर उधर से भी थोड़ी अल्प रूप में निकल जाए, उसको क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण। तो ये आपके वो वर्ण थे जो कि महत्वपूर्ण हैं, अलग से इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो पूरी क्लास में हम लोगों ने जाना स्वर, स्वरों का विभाजन, उनके उच्चारण स्थान और स्वर ही नहीं बल्कि संपूर्ण वर्णमाला। तो संपूर्ण वर्णमाला का विभाजन, उनका उच्चारण स्थान और उस वर्णमाला में आने वाले कुछ विशेष वर्ण। तो आशा करते हैं कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।